मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए करवाया था ताकि आपको ये पता चल सके कि डिसोल्यूशन करते कैसे हैं। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं कि ये है क्या। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि क्लोज करना, बंद करना। ठीक है, आप यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं या फर्म को बंद कर रहे हो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों अलग अलग होते हैं। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन इसी में हो गया आपका एडमिशन, रिटायरमेंट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। या तो कोई आदमी आ रहा है या कोई आदमी जा रहा है या किसी की डेथ हो रही है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हुआ कि बिजनेस कंप्लीटली क्लोज हो गया, एंड हो गया। ठीक है, ये होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसकी डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी हुई है, जिसमें कहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि पार्टनरशिप का भी बंद होना और फर्म का भी बंद होना। फंडामेंटल कंसेप्ट यही कहता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाई जाती है। ठीक है, इसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ जो फर्म होता है वो अलग है, वो फर्म का क्लोज होना और डिसोल्यूशन का और पार्टनरशिप का बंद होना। कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके कारण आप डिसोल्यूशन कर सकते हैं। डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति से। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होगी बिजनेस में तो हमें जरूरी है करना पड़ा। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट ने आदेश दे दिया बंद करने के लिए। कोई अनसाउंड माइंड का है, दिमागी रूप से चल नहीं पा रहा, कोई शारीरिक रूप से चल नहीं पा रहा, किसी ने कोई मिसकंडक्ट कर दिया, अगर कोर्ट को लगे ऐसा तो वो बंद कर सकती है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, किसी पार्टनर ने नोटिस दे दी बाय विल, कोई डेट मेंशन कर दी और ये फॉर्म बंद हो गई। कोई ऐसी हैपनिंग हो गई जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, या कोई डेट में कोई चीज़ ऐसी है जो हम नहीं मान रहे, एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म हो गई, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस हिसाब से हम ये डिसोल्यूशन कर देते हैं। सेक्शन 48 कहता है कि अगर आपको लॉस होता है तो लॉस को आप कैसे भरोगे। पहले आप कोई पुराने प्रॉफिट है उनमें से भरोगे, अगर नहीं है तो कैपिटल में से भरोगे, नहीं है तो पार्टनर की पर्सनल कैपेसिटी से भरा जाएगा। फिर हमने देखना है कि इसके दूसरा केस कहता है कि अगर एसेट बेचे जा रहे हैं, ठीक है, एसेट बेच के जो पैसा आएगा उन पैसों से लाइबिलिटी को कैसे पे किया जाएगा। वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया जाएगा, फिर आपको आउटसाइड लाइबिलिटी पे करनी है। आउटसाइड लाइबिलिटी में दो तरह की लाइबिलिटी आती हैं, उसमें से आपको सिक्योर्ड लाइबिलिटी जो है वो पहले पे करनी है, उसके बाद अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी जो है वो पे करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइप पे आपको आएगा पार्टनर का लोन। अब देखो, जो आउटसाइड लाइबिलिटी है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में आपका आ सकता है पार्टनर की वाइफ का लोन। तो आपको पहले पार्टनर की वाइफ का लोन पे करना पड़ेगा, फिर पार्टनर का लोन पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आता है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। फिर जो बचा पैसा वो का पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वहां से बांटेंगे, और फिर भी कोई बच गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से आपस में बांट लेंगे। सेक्शन 49 पार्टनरशिप का एक्ट, ये कहता है कि एक फर्म का डेट होता है, एक प्राइवेट का डेट होता है। फर्म का डेट क्या हुआ कि फर्म ने लोन लिया हुआ है कोई, वो हो गया फर्म का डेट। प्राइवेट डेट हुआ कि पार्टनर ने अपने बच्चे की पेमेंट करने के लिए कोई लोन लिया हुआ है, जैसे बच्चे को सीए बनाना है, तो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जो लोन लिया वो उसकी पर्सनल डेट है। तो कहते हैं कि अगर फर्म ने कोई लोन लिया, ठीक है, फर्म ने लोन लिया, तो सबसे पहले जो फर्म का लोन है ना वो फर्म की प्रॉपर्टी से पे किया जाएगा। ठीक है, फर्म का लोन जो है वो फर्स्ट फर्म की प्रॉपर्टी से पे किया जाएगा, उसके बाद पार्टनर का लोन पे किया जाएगा, कोई भी उसका पर्सनल लोन है। ठीक है, अगर कोई फर्म का लोन है
तो वो फर्म की प्रॉपर्टी से पहले पे किया जाएगा, बाद में पार्टनर की लोन पे किया जाएगी। लेकिन अगर जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है, अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी है तो पार्टनर की प्रॉपर्टी से पहले पार्टनर का लोन पे किया जाएगा, बाद में फर्म का लोन पे किया जाएगा। ये चीज़ है। तो जिसकी प्रॉपर्टी है पहले उसका लोन पे किया जाएगा। मतलब कि फर्म डेट, इसमें लिखा हुआ है कि डेट ओन बाय द फर्म टू आउटसाइडर। जो फर्म ने लोन लिया हुआ है पहले फर्म की प्रॉपर्टी से वो लोन पे किया जाएगा, फिर कोई पर्सनल डेट है वो पे किया जाएगा। और जो प्राइवेट डेट है पहले पार्टनर की पर्सनल कैपेसिटी से वो लोन पे किया जाएगा, पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी से, फिर फर्म का डेट पे किया जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको समझ आ गया होगा कि फर्म की प्रॉपर्टी पहले यूज़ की जाएगी फर्म का डेट पे करने के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले यूज़ की जाएगी प्राइवेट डेट पे करने के लिए। ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं डिसोल्यूशन के, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया था ताकि आपको पहले स्टेप समझ आ जाए। सबसे पहले आपने बुक को क्लोज करना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो बैलेंस शीट में एसेट लिखे होते हैं और जो लाइबिलिटी लिखी होती है, एसेट यहाँ जाएगा, लाइबिलिटी यहाँ जाएगी। ठीक है। एंट्री देखो इसकी, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है। वो एसेट, तो जो भी एसेट है वो आपके रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डाले जाएंगे। क्यों डाले जाएंगे? क्योंकि ये आप क्लोज कर रहे हो। ठीक है, आप ये एसेट को बंद कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल रहे हो। तो यहाँ पर आपने गुडविल को भी डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर गुडविल भी डाली जाती है, लेकिन कैश, फिक्टिशियस एसेट, बैंक, ये नहीं डाला जाता। और जब लाइबिलिटी की बारी आती है, लाइबिलिटी भी क्लोज होती है, वो रियलाइजेशन अकाउंट के इस साइड आएगी। तो यहाँ पर आप पार्टनर का लोन, पार्टनर का रिजर्व, पार्टनर की कैपिटल नहीं डालोगे। ठीक है, ये होता है कि क्लोज करना। उसके बाद सेल या टेक ओवर, मतलब कि एसेट को बेचना। जो आपने एसेट यहाँ पर क्लोज किया उसको यहाँ पर आप बेचोगे, तो ये लिखते हो बाय बैंक टू रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय बैंक, तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक टू रियलाइजेशन। ये आप एसेट बेच रहे हो। और जब एसेट कोई पार्टनर लेकर के जा रहा है तो वहाँ पे एंट्री आ जाएगी पार्टनर टू रियलाइजेशन। सीधी बात है कि आप जब एसेट बेच रहे हो तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आएगा, बाय। लेकिन अगर दो बातें याद रखनी है कि अगर वो पार्टनर के थ्रू बेचा जा रहा है, पार्टनर ले रहा है, तो वो पार्टनर का नाम आएगा। अगर पार्टनर नहीं लेकर के जा रहा तो बैंक का नाम आएगा। ठीक है, बैंक आएगा या फिर पार्टनर, अगर पार्टनर लेकर के जा रहा है। फिर हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। जैसा हमने ऊपर देखा था वैसा ही यहाँ पर है, सेल और ये पे। पे कैसे करोगे? रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। फिर हम क्लोज करने के टाइम रियलाइजेशन बंद करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका गेन। और अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो आएगा लॉस। वही लिखेंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल और पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। फिर बाद में हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, या तो हमें पैसा आएगा या पैसा देना पड़ेगा। जैसे ये कैपिटल अकाउंट है, अगर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आई तो हम उसको कहते हैं सरप्लस, और अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर आई तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट। सरप्लस का मतलब है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, तो वो पार्टनर पैसा घर लेकर के जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर विड्रॉ की एंट्री करते हैं। विड्रॉ मतलब पैसा निकाल दिया। जब पैसा लेकर के आते हैं तो हम एंट्री करते हैं ना, कैश टू कैपिटल। इसका मतलब होता है वो क्या पैसा लेकर के आ रहा है। तो उल्टी एंट्री करोगे विड्रॉ की तो क्या करोगे? कैपिटल टू कैश। तो वही एंट्री यहाँ पर की है, कैपिटल टू कैश, विड्रॉ की एंट्री। अब ये टू कैश है तो जो कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो वो यहाँ पर आप लिखोगे टू कैश, और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे जो भी होगा ए या बी। इसका मतलब है कि ये सरप्लस है और ये पैसा घर लेकर के जा रहे हैं। इसी का उल्टा यहाँ पर बनेगा। अगर ये बैलेंसिंग फिगर इस साइड आती है तो हम लिखेंगे बाय कैश, यहाँ पर लिखोगे आप, ये होगा कि वो पैसा लेकर के आ रहा है डेफिसिट में। इसके बाद आप लास्ट में
कैश अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट जो है वो टैली होना चाहिए। अगर ये टैली हो गया तो आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम सही है। अब कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं? कैश अकाउंट देखिए, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक, यहाँ लिखोगे टू बैंक, ठीक है। और जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे वह यहाँ पे लिखोगे टू बैंक या लिखोगे बाय बैंक, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी। जब कैश अकाउंट बनाओगे तो ये वाला बाय बैंक बैंक अकाउंट के इस साइड आएगा, ये वाला बाय बैंक टू बैंक इस साइड आएगा, ये वाला बैंक इस साइड आएगा और ये वाला बैंक इस साइड आएगा। मतलब ये क्रॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लेजर बनाया जा रहा है। इसकी एंट्री देखो, ये रियलाइजेशन है तो यहाँ पर आएगा टू रियलाइजेशन इसकी एंट्री का करने के लिए, और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। और इसकी जो एंट्री होगी वो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, यहाँ डाल देंगे। मतलब ये क्रॉस एंट्री होती है, ठीक। वैसे ही ये वाली जो एंट्री है वो यहाँ आ जाएगी, ये वाली एंट्री जो है वो यहाँ आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है और यहाँ पर हम सरप्लस या डेफिसिट लिखा था बाय बैंक या टू बैंक। तो इसका भी एक क्वेश्चन करवा देंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। स्पेशल पॉइंट देखते हैं इनके क्या क्या है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो गुडविल है वो आएगी रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। गुडविल आती है, राइट ऑफ नहीं की जाती है, इसे आप ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में। जो एसेट है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो मतलब बैलेंस शीट में दिया हो या फिर एडजस्टमेंट में दिया हो, वो क्लोज किया जाएगा, ठीक है। और अगर वो एसेट किसी लाइबिलिटी को दिया जाता है, जैसे वो क्रेडिटर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट दी गई थी तो हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं की थी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने उसकी एंट्री नहीं करनी होती अगर कोई एसेट लाइबिलिटी के बदले दिया जाए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि एसेट के बेचने की वैल्यू क्या थी तो हमें बुक वैल्यू लेनी होती है। और अगर एसेट की वैल्यू इनटेंजिबल एसेट की नहीं पता तो हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं लेनी होती। अगर वो लाइबिलिटी के मामले में क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने उसकी बुक वैल्यू लेनी होती है। अब देखिए आउटसाइड लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है जो हमने रियलाइजेशन में डालनी है। क्रेडिटर, बिल पेबल, ईपीएफ, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस और थर्ड पर्सन का लोन जैसे पार्टनर की वाइफ। जो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, ये हम नहीं लेंगे। आईएफआर, ये पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल, जर्नल रिजर्व। आईएफआर ले लेते हैं लेकिन ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री कैसे होती है जिसे हम कहते हैं आईएफआर। देखो आपको बैलेंस शीट में आईएफआर यहाँ पे दिया होगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी होगी। अब जैसा कि बिजनेस क्लोज हो रहा है तो आईएफआर के कोई भी केसेस बनेंगे नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आईएफआर है वो रियलाइजेशन अकाउंट के यहाँ लिखना होता है और जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ लिखनी होती है, ठीक है। क्योंकि ये एक एसेट है तो इसको यहाँ पर क्लोज करना होता है और ये एक लाइबिलिटी है तो इसको यहाँ पे क्लोज करना होता है। क्लोज करने के बाद जब आप इसको इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक, और जब इस लाइबिलिटी को बेचोगे तो यहाँ पे आएगा आईएफआर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले जब क्लोज करोगे और फिर बेचोगे, ठीक है, पे ऑफ करोगे। इसके बाद जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसको हमने ट्रीट करना होता है। देखो वर्कमैन का जो केस होता है पहला, अगर कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा, अगर लाइबिलिटी है 40,000 तो पहले हम लाइबिलिटी को देते हैं बाय WCL और फिर उसको पे भी किया जाता है तो बैंक लाइबिलिटी पेड। अब 1 लाख हमारे पास था WCR यहाँ पर बैलेंस शीट में, 1 लाख में से 40,000 चला गया, कितना बचा? 60,000। तो जो 60,000 बच गया ना वो पार्टनर में बट जाता है।
इसका तो हमने काफ़ी किया हुआ है कि WCR क्या हुआ। WCR होता है कि कोई वर्कर है, उसकी टांग टूंग टूट गई और वो पैसे मांगने के लिए, उसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम मतलब आपको वो पैसे देने पड़ेंगे, अब मांग रहा है वो, तो आपको 40,000 देने पड़ेंगे, वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। लेकिन आपके पास रिजर्व कितने, आपके पास रिजर्व था 1 लाख का, 1 लाख का रिजर्व था, लाइबिलिटी थी 40,000 की। तो 40,000 की लाइबिलिटी आपने पे करनी पड़ेगी, तो वो लिखोगे टू बैंक रियलाइजेशन में, और बाय WCL जितने की लाइबिलिटी थी। फिर आप इसको कैपिटल अकाउंट में डाल के पार्टनर को पैसे वापस दे दोगे जितने बचे हुए थे, 30,000 और 30,000, 60,000 बचा हुआ था। थर्ड केस होता है कि लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, तब क्या करेंगे। हमारे पास 1 लाख का क्लेम था, रिजर्व था, और 1,30,000 की क्लेम हमने पे करना है। तो 1,30,000 हमने पे कर दिया, 1 लाख हमने WCL में डाल दिया, और जो लॉस है वो 30,000 का यहाँ डाल दिया, क्योंकि लॉस हो गया ना ये बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से। फिर हम कैपिटल अकाउंट में ये लॉस डालेंगे, पार्टनर से निकालेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी थोड़ी बातें। अब हम लोन अकाउंट देख लेते हैं, लोन अकाउंट कैसे करते हैं। मैं अभी एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये डिसोल्यूशन कैसे करते हैं।